हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है, फर्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम सेकेंड बुक कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। देखो, साथ ही साथ आपका थर्मोडायनेमिक्स भी चल रहा है जिसको हम लाइव कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो इक्विलिब्रियम रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा, ओके ताकि आपका सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो सके और फिर इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। क्लियर है? तो चैप्टर क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम। अब होता क्या है इक्विलिब्रियम का मतलब? तो इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ इक्वल जैसा समझ में आ रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल, ठीक। इक्वल का क्या मतलब है? मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पानी, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं? पानी, वाटर। हमने वाटर लिया है लिक्विड फॉर्म में और यहां पे हमने वाटर लिया है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। वाटर हमने लिया लिक्विड फॉर्म में और वाटर हमने लिया वेपर फॉर्म में। अब होगा क्या कि पहले लिक्विड से बनेगा वेपर। ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है, ओपन सरफेस में नहीं हो रहा। ये चीज एक क्लोज कंटेनर में हो रही है, ठीक। क्या किया? पानी को हमने बॉईल किया, पानी बन गया वेपर में। अब उसके पास कहीं जगह है नहीं जाने की, तो वो उस लिड से जाके टकरा जाएगा। एक टाइम हमें ऐसा दिखेगा कि अब पानी से ना वेपर बन रहा है ना ही वेपर से पानी बन रहा है। उस केस में क्या होता है कि जिस रेट से वाटर से वेपर बन रहा है उसी रेट से वेपर से वाटर भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक क्लोज्ड सिस्टम है और इसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं जहां पे कोई भी चेंज नजर नहीं आता है, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां पे क्या हो जाता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस तेजी से लिक्विड से वेपर बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, उसी तेजी से गैस से लिक्विड भी बन रहा है एंड हमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। बट यहां पे ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, ठीक है। कैसा प्रोसेस होता है? ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से वेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने बनाया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, फिर लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस एंड गैस से सॉलिड। तो ये सारी चीजें यहां पे हो सकती है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। This is called physical equilibrium, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इतना समझ में आया? अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। अभी हमने देखा कि हमें कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे। लेट्स सपोज कि मैंने आपको एक रिएक्टेंट दे दिया, ठीक है। मैंने आपको एक रिएक्टेंट दिया, आपने उससे बनाया प्रोडक्ट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट से अब प्रोडक्ट बन चुका है? इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या आप ये देखोगे कि 50% हमारा रिएक्टेंट खत्म हो गया और 50% हमारा प्रोडक्ट बन गया। दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, ठीक है। दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। तो क्या ये इक्विलिब्रियम है? स्टार्टिंग में याद है मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, वो कॉइन वाला, कि मेरे पास 5 रुपए हैं, आपके पास 6 रुपए है ना? नहीं, मेरे पास कितने रुपए थे? 2 रुपए का गैप था, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या देखा था कि हमने एक्सचेंज कर लिया था, 5-5 रुपए हमने कर लिए थे, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया? हमने देखा था कि 50-50 है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार 50-50 ही हो सकता है कि मेरे पास 9 रुपए हैं, ठीक है, और आपके पास 16 रुपए हैं। तो आपने क्या किया? मुझे 1 रुपए दिए तो मेरे पास 10 रुपए हो गए, आपके पास 15 रुपए हो गए। फिर मैंने आपके पैसे वापस किए, फिर आपने पैसे मुझे वापस दे दिए। तो अभी भी क्या है? वो इक्विलिब्रियम मेंटेन है, बट 50-50 का रेशियो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 50-50 का रेशियो नहीं है। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इक्विलिब्रियम को और अच्छे ढंग से समझते हैं। क्लियर है? हमारे पास है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से हमने बनाया है प्रोडक्ट। अभी साइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 2 एरो लगाए हैं, डबल हेडेड एरो। इस एरो को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है यहाँ पे और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बैकवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, ये बन गया हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है? क्या बन गया यहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, मान लो रिएक्टेंट है आपके पास, प्रोडक्ट है। अब जब भी हमें कोई रिएक्शन करनी होती है तो जितनी हमें रिएक्टेंट मिलती है हम उसको कितना मान के चलते हैं कि हमें 100% रिएक्टेंट मिली है। ठीक है? तो स्टार्टिंग में हमारे पास 100% रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट मिलते ही बराबर तो प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, तो प्रोडक्ट कितना था हमारे पास, 0% प्रोडक्ट था। ठीक, ये कब था, जब टाइम 0 था, बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम बीता, मान लेते हैं कि 10 मिनट बीत गया। हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो 80% है, एंड रिएक्टेंट हमारे पास अभी 80% है, तो बनेगा कितना प्रोडक्ट, 20%। ओके, फिर 10 मिनट के बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास रिएक्टेंट 60% है एंड प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, 40%। फिर 10 मिनट के बाद हमने देखा कि हमारे पास रिएक्टेंट यहाँ पे 60% है और प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे 40% है। फिर 10 मिनट के बाद हमने देखा और हम ये देख रहे हैं कि ये जो रेशियो है 60 और 40 का, ये चेंज नहीं हो रहा, मतलब अब और रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। मतलब इसी पॉइंट पे हमारा क्या आ चुका है, इसी पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम आ चुका है। जितनी तेजी से, जितने रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, उसी रेट से यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें सेम रीडिंग्स मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमें जो क्वांटिटी है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वो सेम ही मिल रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब क्या यहाँ पे 50-50 का रेशियो है, यस क्या यहाँ पे 50-50 का रेशियो है, तो यहाँ पे 50-50 का रेशियो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 50-50 का रेशियो नहीं है। जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम 50-50% पे ही आए, 90-10 पे भी आ सकता है, 10-90 पे भी आ सकता है, यहाँ पे 60-40 पे इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब जब हमें दिखे कि अब भैया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, क्वांटिटी हर टाइम सेम ही दिख रही है, मतलब वो पॉइंट कैसा है, वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्लियर है, समझ आ गया? एंड इट्स लुक लाइक कि रिएक्शन जो है हमारी स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, इट्स लुक लाइक रिएक्शन हैज बीन स्टॉप। इट्स look like reaction become stop। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी हो गई है, रुक गई है, स्टॉप हो गई है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस किस पे करती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। रेट डिपेंड ऑन दी, ठीक है, रेट डिपेंड ऑन दी रेट डिपेंड ऑन दी, किस किस पे डिपेंड करता है, ई है, वेट, ठीक है। रेट डिपेंड ऑन दी, रेट किस किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। ठीक है, पहला कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, रिएक्टेंट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट ऑफ नेचर नहीं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, पहली चीज कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। ठीक, मान लो कि अगर रिएक्टेंट के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्वाइट वीक तो जल्दी जल्दी कम एनर्जी में ही वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट चीज। दूसरा है कंडीशन ऑफ अ रिएक्शन, कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सेकेंड इज कंडीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन की कंडीशन कैसी है इस पे भी रेट डिपेंड करता है। समझ में आया? चलिए, अब इक्विलिब्रियम के यहाँ पे 3 केस डिस्कस करेंगे, और वो 3 केस कौन कौन से हैं फटाफट से आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हेडिंग डालो, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम केस 1। इक्विलिब्रियम का केस 1 हमारा क्या कहता है कि जब आपने रिएक्टेंट से बनाया प्रोडक्ट, इनिशियली जब टाइम 0 था हमारे पास 100% रिएक्टेंट था और 0% प्रोडक्ट था। टाइम बीता, 10 मिनट का हम गैप लेके चलते, टाइम बीता और यहाँ पे ये हमको मिल गया 10% और यहाँ पे हमको मिल गया ये 90%। और इसके बाद जब हम देख रहे हैं फिर से 10 मिनट बाद तो ये 10 मिनट बाद देख रहे हैं तो अभी भी ये 10% है और ये 90% है। मतलब इस केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन चुका है, उसके बाद इक्विलिब्रियम आया। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या आ चुका है, इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम आ चुका है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन प्रोडक्ट को फेवर कर रही है इस केस में। ठीक है, दिस रिएक्शन इज फेवरेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इस केस में देखो सिर्फ 10% हमारे पास रिएक्टेंट बचा हुआ है एंड 90% यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। सो इन दिस रिएक्शन, ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ड्यू टू दी वेरी लेस फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू दी वेरी हाई फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एंड लेस कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन फेवर, दिस इज, और दिस रिएक्शन फेवर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की वो ज्यादा है एंड रिएक्टेंट की क्वांटिटी कैसी है, अब कम हो गई है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट ड्यू टू हायर प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, हायर है, ज्यादा है। ड्यू टू द हायर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं, ड्यू टू द हायर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हायर फॉर्मेशन। ठीक है, ड्यू टू द हायर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया? सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लिख ले, यहां पे हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज
greater than rate of backward reaction. Rate of forward reaction is greater than rate of backward reaction. फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, केस 2 के बारे में. करिए इसको नोट डाउन. डन. चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद केस 2 की. ठीक, केस 2 में हम क्या देखने वाले हैं, केस 2 सेम यहां पे भी हम रिएक्टेंट से बनाएंगे प्रोडक्ट. अच्छा देखो रिवर्सिबल है मतलब इक्विलिब्रियम है तो ये भी बनेगा यहाँ पे, इसका ध्यान देना. ठीक है, चलो रिएक्टेंट से यहाँ पे बन रहा है प्रोडक्ट. इनिशियली हमने कितना परसेंटेज लिया है, हमें 100% ही मान के चलना होता है. मान लो यहाँ पे 100% है और यहाँ पे 0% है व्हेन टाइम इज 0. फिर कुछ टाइम बीता, हम 10 मिनट 20 मिनट कितना भी मान सकते हैं. 10 मिनट बाद हमने देखा कि ये 90% है एंड दिस इज 10%. फिर 10 मिनट के बाद हमने देखा, इसको 20 कर लो, तो ये 90% है एंड दिस इज अगेन 10%. फिर हमने इसके बाद देखा तो ये रेशियो अब चेंज नहीं हो रहा. दैट मीन्स अब इस पॉइंट पे हमारा क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है. ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है. यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट. ठीक है, रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन फेवर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस रिएक्शन फेवर रिएक्टेंट. ठीक है, ये रिएक्शन रिएक्टेंट को फेवर कर रही है. दैट मीन्स rate of formation of backward reaction is greater than rate of formation of forward reaction. ठीक है, rate of formation of backward reaction is greater than rate of formation of, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक, सो दिस इज केस नंबर 2. अब बात करते हैं हम केस 3 की. केस 3 क्या होगा, आप तो देखो समझ चुके होंगे कि हमारा केस 3 क्या होने वाला है. एनी आइडिया? फिर से यहाँ पे बनेगा हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट. हमने इनिशियली जो हमारे पास रिएक्टेंट था अगेन 100% है. टाइम 0 पे हमारे पास रिएक्टेंट 100% एंड प्रोडक्ट इज 0%. फिर कुछ टाइम के बाद ये बन गया हमारा 50%, ये भी बन गया हमारा 50%. अगेन ये हमारा अभी भी 50% है और ये हमारा 50% है. दैट मीन्स इस केस में 50-50 पे इक्विलिब्रियम आया है. लास्ट टाइम क्या बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर बार 50-50 पे ही इक्विलिब्रियम आए. हो सकता है कि रिएक्टेंट बहुत कम खर्च हुआ हो, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाया हो उसने. हो सकता है कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा खर्च हो कि उसने ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया हो सकता है कि 50% रिएक्टेंट खर्च हुआ तो 50% ही प्रोडक्ट बनेगा. तो ये केस भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि हर बार यही केस हो. इक्विलिब्रियम का मतलब 50-50 नहीं होता है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब हम देखें तो हमको लगे कि अब तो भैया इसमें कुछ नहीं हो रहा, अब ये कांस्टेंट हो चुका है. बट एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता. हाँ थोड़ा सा झोल है बट समझ जाओगे आप. ठीक है, सो व्हेन द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम ऑलमोस्ट इक्वल, when the quantity of reactant and product become almost equal. ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल बन जाएंगे. ठीक है, रिएक्शन फेवर बोथ द डायरेक्शन, ये यहां पे आ जाएगा. रिएक्शन फेवर both the direction. backward reaction is equal to, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन. ये लिख लो.
सो दिस इज केस 3। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन जितना होगा उतना ही यहाँ पे हमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कब कहाँ पे कैसा इक्विलिब्रियम आएगा, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। जो फर्स्ट स्लाइड में भी हमने देखा था कि फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, तो ये सब फिजिकल प्रोसेस के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले कि इसमें इक्विलिब्रियम किस तरीके से हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट से, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल, आई भी लिख लो, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। क्या देखने वाले हम यहाँ पे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, मींस कन्वर्जन। ठीक है, मींस कन्वर्जन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मींस कन्वर्जन। सॉलिड से ये बन जाएगा लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, गैस टू सॉलिड एंड सॉलिड टू लिक्विड। तो इस टाइप की कन्वर्जन की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला कन्वर्जन है हमारा सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम। सबसे पहले लिखो, फर्स्ट इज सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम, इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट से, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसके हिसाब से हमको समझना पड़ेगा। चलो, हमने एक क्लोज सिस्टम ले लिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक क्लोज सिस्टम ले लिया। ये है, ठीक, बिल्कुल क्लोज है। कैसा सिस्टम हमने ले लिया, एक आइसोलेटेड बॉक्स लिया है। ठीक है, कैसा बॉक्स लिया, आइसोलेटेड बॉक्स लिया, जिससे हीट बाहर नहीं जाएगी, ना ही बाहर की हीट अंदर आएगी। ठीक, दिस इज आइसोलेटेड बॉक्स, आइसोलेटेड बॉक्स। अब देखो, आइसोलेटेड बॉक्स है, मतलब एक डब्बा है हमारे पास। ठीक है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमने क्या रख दिया, आइस क्यूब्स रख दिए। इस बॉक्स के अंदर हमने काफी सारे आइस क्यूब्स रख दिए। अब देखो, ये एक डब्बा है, मतलब इस डब्बे में कुछ ना कुछ एयर होगा, कुछ ना कुछ इसमें हीट होगा। ठीक है, अभी इसका हम टेम्परेचर मान के चलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कुछ ना कुछ इसकी अपनी हीट रही होगी इस बॉक्स की। तो इस बॉक्स की जितनी भी हीट होगी वो ये आइस एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और अपने बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। हमने क्लास 9th में लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था। अभी लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट जो कि कन्वर्जन तो करता है बट उसका टेम्परेचर राइज होने नहीं देता। अगर आइस पिघल रही है तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए था। कोई भी चीज पिघल रही है तो उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए था, हाई होना चाहिए था। मतलब अगर बर्फ पिघल रहा है तो हमें गर्म पानी मिलना चाहिए था। क्यों, क्योंकि बर्फ कैसे पिघला, जब हमने उसको हीट दिया। लेकिन यहाँ पे हमें पानी कैसा मिलता है, ठंडा ही पानी मिलता है। तो वो हीट कहाँ जाती है, वो हीट जो आइस है, जो सॉलिड है, उसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज हो जाती है, ना कि पानी को गर्म करने में। इस वजह से यहाँ पे हमें ठंडा पानी ही मिलता है। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, छुपा हुआ हीट, जिसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं। चलो ठीक है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स की कुछ हीट रही होगी। ठीक है, इस बॉक्स की कुछ हीट रही होगी। इस आइस ने क्या किया, इसी बॉक्स के अंदर जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और ये चेंज हमें नजर आएगा। ठीक है, दूसरे बॉक्स में क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत पिघल के हमें यहाँ पे पानी दिख गया और
कुछ आइस की क्यूब अभी भी इसमें है। अब हमें ये लगा कि थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि पूरी की पूरी आइस जो है वो पिघल जाएगी और सिर्फ हमें यहाँ पे पानी से पानी नजर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब हम आधे घंटे बाद आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब जितना पानी पहले था, आधे घंटे पहले था, अभी भी उतना ही पानी है, जितना बर्फ पहले था अभी भी उतना ही बर्फ है। तो ये कुछ चेंजेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब देखो, बॉक्स का कुछ टेम्परेचर रहा होगा, आइस का कुछ टेम्परेचर रहा होगा, ठीक। अब होता यह है कि आइस का टेम्परेचर कम है, बॉक्स का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ टेम्परेचर जाता है, ठीक। तो जो बॉक्स की टेम्परेचर था वो उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। किसने एब्जॉर्ब कर लिया? आइस ने एब्जॉर्ब कर लिया। जब बॉक्स का टेम्परेचर आइस एब्जॉर्ब करेगा, कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा? जब तक इनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता है तब तक वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बॉक्स का टेम्परेचर और आइस का टेम्परेचर एकदम बराबर हो जाएगा। उस केस में हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, हीट का जो ट्रांसफर हो रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस रेट से बर्फ पिघल के पानी बन रहा है उसी रेट से पानी जम के बर्फ बन रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है, ठीक है। इस वजह से आधे घंटे बाद भी हमें उतना ही पानी और उतना ही बर्फ नजर आया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आइस से वाटर नहीं बन रहा, कि वाटर से आइस नहीं बन रहा, अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है, ये हमें स्टैटिक दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस और लिक्विड, आइस से यहाँ पे बन रहा है लिक्विड और लिक्विड से यहाँ पे बन रहा है आइस, ये प्रोसेस चलता जा रहा है, ठीक। बट हमें नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना हो गया अब इसका, 0 डिग्री मान लो। इन दोनों का टेम्परेचर कैसा हो गया, अब इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तो तब तक फंक्शन होता रहेगा जब तक ये चीज इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। सबको इक्विलिब्रियम में आना ही है, चाहे हमारी बॉडी हो चाहे हमारा यूनिवर्स हो, सबको इक्विलिब्रियम में आना है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या देखा था, आप अपने रूम में गर्म खौलती हुई चाय रखते हो, कुछ टाइम के बाद आप क्या देखते हो कि जो चाय है वो ठंडी हो गई, ठीक है, जो चाय है वो ठंडी हो गई। और इसका जो रेट होता है, ठंडे होने का जो रेट होता है, वो आपको विंटर्स में ज़्यादा जल्दी दिखेगा एज कम्पेयर टू समर, क्योंकि समर में बाहर का टेम्परेचर भी ज़्यादा है ना, और जो गर्म चाय है उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक। तो क्या होता है, उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। लेकिन ठंडियों में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, चाय का टेम्परेचर तो वैसा ही है, तो वो जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आ गया? क्लियर है इतना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइस पार्टिकल्स मेल्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स कोलाइड एंड सॉलिडिफाई, ठीक है। जिस रेट से आइस पानी में बन रहा है उसी रेट से पानी जो है वो सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल must be equal to, number of particle must be equal to the number of ice melt to make water to water solidify, ठीक है, टू वाटर सॉलिडिफाई, ये बन जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ओके। क्लियर है? तो अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें मास का कोई चेंज नजर नहीं आया, जितना हमने स्टार्टिंग में मास लिया था वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, बट मास जो है आइसोलेटेड बॉक्स था, तो मास का यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ है। नो चेंज इन मास ऑफ आइस एंड वाटर, है ना, कोई चेंज यहाँ पे नहीं देखने के लिए हमको मिला है।
no change in mass of ice and water. आइस और वाटर में हमें यहाँ पे कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिला. ठीक है, क्लियर है इतना. टेम्परेचर कैसा था? टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम में आया, ठीक है, तब हमें डिफरेंस दिखना बंद हो जाता है. समझ में आ गया? क्लियर है? तो इट लुक स्टैटिक. ठीक है, इट लुक स्टैटिक बट एक्चुअली इट इज वर्किंग. हमें दिखता वो रुका हुआ है बट एक्चुअल में वो क्या करता है? वो काम करता है. ठीक है, इट लुक स्टैटिक बट एक्चुअली इट्स वर्किंग. ठीक है, इट लुक स्टैटिक बट एक्चुअली इट्स वर्किंग. ठीक है, समझ में आ गई? मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पे काम चल रहा है. दिस इज डायनामिक प्रोसेस. यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम इज डायनामिक प्रोसेस. इक्विलिब्रियम इज कैसा प्रोसेस है ये? इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस है, हमेशा वो कंटिन्यूएशन में ही रहता है. ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यहां पे कैसा टेम्परेचर है? कांस्टेंट टेम्परेचर है. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट. ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और द टेम्परेचर एट विच solid and liquid, the temperature at which the solid and liquid coexist is called normal melting point or normal freezing point of that pure substance. Is called normal boiling point or normal freezing point of that pure substance. ठीक है, of that pure substance. तो बॉइलिंग पॉइंट एंड ये मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जैसे कि वाटर जो है वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, आइस जो है वो 0 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है. तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड एंड लिक्विड क्या करें? को एग्जिस्ट करें. वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो दोनों लाई कर रहे होंगे. उससे ज्यादा अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मान लो 1 डिग्री हमने कर दिया तो आइस नहीं रहेगा. अगर हमने -2 -3 कर दिया तो उस केस में वाटर नहीं रहेगा. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एंड आइस, ठीक है, लिक्विड एंड आइस दोनों के दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दैट इज इट्स कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, क्लियर है? एंड ये दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, एक साथ होंगे, जिस वजह से हमें रेट ऑफ रिएक्शन का पता ही नहीं चलेगा. सो बोथ द प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. बोथ द प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम अकर कैसे हो रहे हैं? ये एक साथ हो रहे हैं. occur simultaneously. Now, sixth point यहाँ पे क्या हो सकता है? Yes, sixth point यहाँ पे क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम है. सो जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वही रेट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी अप्लाई होगा. सो बोथ द प्रोसेस आर इक्वल, है ना? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. जिस तेजी से, जिस रेट से आइस पिघल रहा है, पानी बन रहा है, उसी रेट से जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो भी आइस में कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड. क्लियर है? फर्स्ट कन्वर्जन क्लियर है इतना? नाउ
सेकंड की बात करेंगे हम, लिक्विड से अब गैस बनाने वाले हैं, ठीक है। लिक्विड से हम क्या बनाने वाले हैं, गैस बनाने वाले हैं। सो सेकंड फेज इज लिक्विड इक्विलिब्रियम गैस। सेकेंड फेज इज लिक्विड इक्विलिब्रियम गैस। यहां पे हम क्या करें, यहां पे हमें एक डिवाइस लेना पड़ेगा एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड बैरोमीटर, ठीक है। यहां पे हम क्या लेंगे, एक डिवाइस लेंगे और उस डिवाइस का नाम क्या है, उस डिवाइस का नाम है बैरोमीटर। अब ये बैरोमीटर दिखता कैसा होगा, यहां पे कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा, गैशियस के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। ये हमें कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको थोड़ा कर्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कर्व करके अच्छा सा बना देते हैं, ये कर लो, हाँ कुछ इस तरीके से आपने अपने लैब में देखा होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे हमने रख दिया है एक चाइना डिश, ठीक है। इस चाइना डिश के अंदर क्या है, इस चाइना डिश के अंदर क्या, हमने कोई केमिकल रख दिया, कैल्शियम क्लोराइड रख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एनहाइड्रस CaCl2। एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा हुआ, जिसमें पानी की कमी हो, ठीक है। सो CaCl2 क्या है, CaCl2 दिस इज द गुड वाटर वेपर एब्जॉर्बर, दिस इज गुड वाटर वेपर एब्जॉर्बर, ठीक है। ये अच्छा वाटर वेपर एब्जॉर्बर है, ठीक। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ठीक है केमिकल रख दिया हमने, ठीक। इसका जो प्रेशर हमें दिखेगा, है ना, जो लिक्विड है, और यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे हमें कुछ प्रेशर दिख रहा है इतना, ये जो है ये कुछ हमें यहाँ तक दिखेगा, ठीक। इसको हम mmHg में लेके चलते हैं, mmHg ये प्रेशर है, mmHg, ठीक। वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और उसी रेट से वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसको भी हम तो ये वाटर है और इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा वेपर। अब वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें लेवल में चेंज नजर आएगा, ठीक है। राइज इन लेवल ऑफ मर्क्यूरी, जितना ज्यादा वेपर बनेगा तो ये जो मर्क्यूरी इसमें फिल है वो उतना ज्यादा ऊपर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले इतना था, अभी इतना ऊपर हो चुका है, ये इतना इसका मर्क्यूरी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, mmHg, इतना मर्क्यूरी का लेवल यहाँ पे बढ़ चुका है। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बाद और देखेंगे तो और ज्यादा यहाँ पे वेपर बनेगा, मतलब मर्क्यूरी का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, जो ये हमारा चाइना डिश था और जो हमारा ये सिस्टम था, इन दोनों ने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया, ठीक है। अब अगर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, इसका क्या मतलब है कि जिस रेट से वाटर से वेपर बनेगा उसी रेट से वेपर से वाटर भी तो बन जाएगा, ठीक है। जो रेट है वो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट, कुछ टाइम के बाद, कुछ एक्सटेंट के बाद, नो फर्दर इंक्रीज इन मर्क्यूरी, हमें कोई इंक्रीमेंट मर्क्यूरी में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मर्क्यूरी का लेवल अब इंक्रीज नहीं होगा, विच मीन्स वाटर एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वाटर और वेपर किस में आ गए हैं, इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। जिस रेट से वाटर से वेपर बन रहा है उसी रेट से वेपर से वाटर बनना शुरू हो गया है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब इसको भी हम उसी तरीके से नोट डाउन करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला, आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट ठीक है, देयर इज नो इंक्रीमेंट
in rise of mercury, because liquid and gas, because liquid and gas have equal temperature and attain equilibrium. ठीक है, इक्वल टेम्परेचर बन गया और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया. लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे लिक्विड से अभी भी गैस बन रहा है और गैस से अभी भी लिक्विड बन रहा है. ठीक है, बट एट मॉलिक्यूलर लेवल it is still working. मॉलिक्यूलर लेवल पे अभी भी ये चीज काम कर रही है, अभी भी कन्वर्जन हो रहा है. ठीक, नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, एट इक्विलिब्रियम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम और कांस्टेंट टेम्परेचर पे the pressure applied by the vapor is called vapor pressure. The pressure applied by the vapor is called, ठीक है, वेपर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर. उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला है कि वो क्या है, वेपर प्रेशर है. एट वेपर प्रेशर और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बोल लो, वेपर प्रेशर और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले वाटर था, वाटर से लिक्विड बन गया. इस केस में देखो वाटर है, वाटर से क्या बन गया, ये लिक्विड नहीं, गैस बन गया. अब गैस है तो कुछ ना कुछ तो वो प्रेशर लगाएगा ही, तो वही प्रेशर हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा. जितने ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस बढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा. बट अब गैस बन रहा है, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उतना ही मिनिमम गैस है हमारे पास, तो उतना ही प्रेशर वो लगा सकता है. तो इसलिए हमको यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट होते हुए नजर नहीं आया. बट जो प्रेशर ये वेपर लगा रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. ठीक है, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं. एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कितने पॉइंट पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री पे. ठीक है, जब वाटर का टेम्परेचर वेपर के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना. यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर कितने में बॉईल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है. एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो या फिर 373 केल्विन बोल लो. तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमारा पानी गर्म कैसे होना स्टार्ट हो जाता है, जब पानी का टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये कितने पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 डिग्री सेंटीग्रेड when the pressure of liquid become equal to the, ठीक है, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर at 100 degree centigrade or 373 Kelvin when the pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure. ठीक है, so at that temperature or at which यहाँ पे क्या हो जाएगा, their pressure become 1 atm and that is called the boiling point. इस point पे पानी boil होना start हो जाएगा. The pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure at this temperature. Water starts boil. Water starts boil and it is
कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। when the liquid of a substance become equal to the atmospheric pressure and that point is called boiling point। ठीक, जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। मान लो बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें वाटर को भी तो कम बॉइल करना पड़ेगा क्योंकि ये भी कम है। ठीक है, अगर मान लो ये ज्यादा है तो इसको हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? सो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक, यहाँ पे स्टार बना के लिखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? सो लिक्विड इज इक्विलिब्रियम टू दी गैस। हर अलग अलग लिक्विड की ना अलग अलग उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, एल्कोहल है तो उससे पहले ही बॉईल हो जाएगा। अगर ऑयल ले ले हम तो ऑयल को बहुत ज्यादा टाइम लगता है बॉईल होने में। ठीक है, सो डिफरेंट लिक्विड्स हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। हर अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू देयर नेचर, ड्यू टू देयर नेचर। किसकी वजह से? उसके नेचर की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? उसके नेचर की वजह से। और जो भी हमें एक्टिविटी करनी है, कभी भी हमें ओपन सिस्टम में एक्टिविटी नहीं करनी है, हमें ये क्लोज सिस्टम के अंदर एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेवर डू दिस एक्टिविटी इन open system, never do this activity at or activity in open system, always choose closed system। ऐसा क्यों है? मान लो अगर हमने ओपन सिस्टम लिया तो भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम अटेंड करा दे, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। मान लो कि हमें इस रूम का टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर हमें इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है, हम फील ही नहीं कर पाएंगे कि हाँ भाई जितना हमारा चाय का टेम्परेचर उतना ही हमारे रूम का टेम्परेचर है, हमें बहुत टाइम लग जाएगा। वही अगर हमें क्लोज सिस्टम लेंगे तो वहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से टेम्परेचर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ा है और अब ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अटेंड कर पाना बहुत मुश्किल होता है ओपन सिस्टम में। समझ में आ गया इतना? तो ये था हमारा सेकेंड। ठीक है, थर्ड कन्वर्जन की बात करते हैं। थर्ड कन्वर्जन क्या हमारा? गैस टू सॉलिड एंड सॉलिड टू गैस इक्विलिब्रियम। सो थर्ड कन्वर्जन इज सॉलिड गैस एंड गैस से सॉलिड। इसका क्या एग्जाम्पल है? एक क्लोज कंटेनर ले लो। हमने यहाँ पे एक क्लोज कंटेनर ले लिया। अब इस क्लोज कंटेनर के अंदर हमने रख दिया है आयोडीन। ठीक है, इस क्लोज कंटेनर के अंदर हमने क्या रख दिया है? ये है हमारा आयोडीन। ठीक, इसको हमने क्या किया? ढक दिया। ये अभी बंद है, क्लोज्ड है। तो आयोडीन की क्या हो जाती है? आयोडीन वेपर में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, पहले इसका कलर कुछ और होता है, पहले इसका कलर कुछ पिंकिश वॉयलेट होता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये हमें कुछ टाइम के बाद इसकी वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, है ना? इसकी वेपर्स बनना, ये पिंकिश वॉयलेट जो है इसका वेपर है, इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि जो आयोडीन है वो उसका सब्लिमेशन हो गया, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
अब ऐसा नहीं हो कि धीरे धीरे ये पिंकिश वॉयलेट कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें जो कलर है उसका उतना ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से आयोडीन से वेपर बन रहा है उसी हिसाब से वेपर से वापस आयोडीन भी बन रहा होगा। तो जो गैसियस फॉर्म है वो इक्वल हो जाएगा सॉलिड फॉर्म के। ठीक है, जो गैसियस फॉर्म है वो इक्वल हो जाएगा सॉलिड फॉर्म के। ठीक है, क्लियर है इधर? सो फ्यूम्स फिल्ड एंड आफ्टर सम टाइम्स नो चेंज इन कलर। यहाँ पे फ्यूम्स भर गए लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो चुका है। ठीक है, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, है ना। तो फ्यूम्स filled and after some times fumes filled and after some times no change in color is observed. No change in color is observed because equilibrium is achieved. Because इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। यहां पे हम इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम में डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो भी चीज़ें होंगी आपको नेक्स्ट क्लास में ही पता चलेगा। आज की क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले उसको डिस्कस करें एंड फिर हम अपने आगे का चैप्टर कंटिन्यू करें। ओके, सो आई होप कि आप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। तो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।